हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इतिहास जो है, इतिहास को कोई भी इतिहास हो उसको पता करने के लिए दो स्रोत होना चाहिए मेरे पास। किसी भी इतिहास को पता करने के लिए मेरे पास दो स्रोत होना चाहिए। पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मतलब इतिहास को पता करने के लिए दो स्रोत उपलब्ध होना चाहिए, तब हम इतिहास के बारे में पता कर पाएंगे। पुरातात्विक स्रोत है क्या और साहित्यिक स्रोत है क्या। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर जानेंगे तो जो भी खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त होता है उसके आधार पर इतिहास के बारे में पता करना ही क्या कहलाता है, पुरातात्विक स्रोत। जैसे मैंने रामू के घर गया और रामू के घर में ही कुछ पुस्तकें देखी, इससे हमने आकलन कर लिया कि रामू क्या करता है, पढ़ता है, रीडिंग करता है। ऐसे क्या हुआ कि सामान के आधार पर हमने इतिहास का पता कर लिया कि रामू का इतिहास क्या है। ये हुई पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है, जैसे रामायण महाभारत, ये क्या होता है, कुछ अवशेष भी मिला हुआ है और इन सब की चर्चा एक किताब ग्रंथ में की गई है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है हमने किसी चीज़ को देखा और उस चीज़ को बुक में लिखी हुई है। यानी साहित्यिक स्रोत हम इस टाइप से भी कह सकते हैं, जैसे कि किताबी अध्ययन करना या किताब में जिस चीज़ इतिहास के बारे में लिखा गया है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ये हुई इतिहास की पता करने की दो स्रोत। अब अगले चीज़ पर चलेंगे हम लोग। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री। तीसरा आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। यानी इतिहास को देखें तो 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आइए प्राचीन इतिहास में आने वाले मुख्य चीज़ क्या है या टॉपिक क्या क्या है जिसको हमें पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास में इन चीज़ों को पढ़ना है, जैसे पाषाण काल यानी पत्थर का काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल। अगर वैदिक काल में देखा जाए तो वैदिक काल को 2 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे, एक में ऋग वैदिक और दूसरा में उत्तर वैदिक। महाजनपद काल यानी धर्म का काल इसे बोला जाता है। और धर्म में महाजनपद में 2 धर्म आता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यानी इसी में हम लोग को क्या करना है फ्रेंड, पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास को अगर देखें टॉपिक बाई मतलब क्या क्या चीज़ इसमें आता है, पढ़ना क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले पाषाण काल आएगा, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता आएगा, उसके बाद में वैदिक काल आएगा। वैदिक काल में 2 काल पढ़ना है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद महाजनपद काल आएगा और उसके बाद में फ्रेंड मौर्य काल आएगा, उसके बाद में मौर्योत्तर काल आएगा, उसके बाद में गुप्त काल आएगा और उसके बाद में गुप्तोत्तर काल आएगा। ठीक है, तो अगर वैसा झंझट लग रहा है तो इसके लिए हमने एक फिगर और चार्ट के माध्यम से बनाकर इसे सजा दिया है, आपके लिए आसान होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हमने क्या किया, एक भारत का मैप बनाया और उस पर सजा दिया। सबसे ऊपर क्या है, मौर्य काल है,
अब देखिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो एक बार में दो चीज़ों को याद कीजिए। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। ऊपर में है मौर्य काल, यानी ऊपर में है मौर्य काल, स्पेस नहीं है जिसकी वजह से इस तरह लिख दिया गया। ऊपर में है मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। यानी अगर इस तरीक़ा से याद नहीं हो रहा है तो सीरियल बैठा कर कीजिएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले है पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, यानी इन दो चरणों को एक साथ ले लेना है फ्रेंड। इस दो चरणों को एक साथ ले लेना है, ठीक है। उसके बाद ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद को एक साथ ले लेना है। उसके बाद में मौर्योत्तर को दोनों को एक साथ ले लेना है, इस दोनों को एक साथ ले लेना है, और गुप्त, गुप्तोत्तर को एक साथ ले लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। यानी पाषाण काल, हड़प्पा काल, पाषाण काल, हड़प्पा काल, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये हुई कि एक बार में चार्ट बनाइए, कोशिश कीजिए चार्ट बनाने का, और एक बार में ही याद कर जाइए, ठीक है, कि इतना हमको एंशिएंट में पढ़ना है। अब आइए एंशिएंट पर ही हम काम करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हो गया फिगर, उसके बाद में आइए प्राचीन इतिहास अगर हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले ये चीज़ पता करेंगे कि प्राचीन इतिहास को कालखंड यानी कितने कालखंडों में बटा गया है। तो देखिए प्राचीन इतिहास को अगर देखें तो 3 चरणों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आध ऐतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड, प्रागैतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिसमें जो मानव जो था उस समय बर्बर स्थिति में था, मानव बर्बर स्थिति में था। और उस समय में वो खुद मानव को ही पता नहीं था कि हम जन्म लिए हैं तो किस लिए लिए हैं, यानी कह सकते हैं बर्बर स्थिति में था, जर्जर स्थिति में था। उसके बाद में उसमें समझ विकसित नहीं थी। तो जब समझ विकसित नहीं थी तो क्या वह पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। क्या वो कुछ लिख सकते थे? जब पढ़ ही नहीं मतलब लिख ही नहीं सकते हैं तो पढ़ कहाँ से सकते? सॉरी, मतलब लिख नहीं सकते थे तो पढ़ ही भी नहीं सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है ही नहीं तो पढ़ा क्या जा सकता है। तो अब बताइए, प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड है जिसमें मानव को लेखन कला शैली का अनुभव नहीं था और ना ही पढ़ा जा सकता था कुछ भी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, पाषाण काल आ जाएगा। पाषाण काल अब क्यों आ जाएगा? देखिए पाषाण इस पत्थर का काल आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम आकलन करेंगे। जैसे मानव को बड़ी बड़ी मूछें होना, बड़ी बड़ी नाखून होना, इससे स्पष्ट पता चलता है यानी नाखून है, इसका मतलब है मानव जो था जर्जर स्थिति में था। यानी इससे पता चलता है कि मानव भी यहाँ पे आया था, आदि मानव था जिसकी स्थिति बहुत बुरी स्थिति में थी और वो पढ़ लिख नहीं सकता था। यानी हम एक पुरातात्विक स्रोत उठाए और उससे प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता कर लिए, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल एक बार और सुनिए। प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें मानव असभ्य एवं बर्बर की स्थिति में था, ठीक है। उसके बाद में इस काल में आता है कौन? पाषाण काल। हमने इधर अंडरलाइन करके लिख दिया, लेखन कला शैली का अनुभव नहीं था, मानव पढ़ लिख नहीं सकते थे। अब आता है आध ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ लिया है। आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल में लेखन शैली थी लेकिन आप पढ़ नहीं सकते थे। लेखन शैली थी परंतु आप पढ़ नहीं सकते थे। इसमें आ जाएगा ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें हमने स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि लेखन शैली जो थी
सही है, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब होता है महाजनपद, यानी लोहा की खोज हुई 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में, उसी को महाजनपद काल कहा जाता है। अब महाजनपद में 2 धर्म उदय हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड है जिसमें हम साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध है और पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध है। साहित्यिक मतलब किताबी भाषा में भी इसका जिक्र किया गया है और लिखा हुआ है, और सामान्य के अवशेष के आधार पर भी इसका आकलन कर लेते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक कालखंड है ना। तो हमने पढ़ लिया इसमें अभी तक, यानी महाजनपद से लेके यानी 600 ईस्वी पूर्व में लोहा की खोज होने से कृषि कार्य में उत्पादन अधिशेष हुआ, मतलब कि कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गया। ठीक है, तो महाजनपद से कृषि यानी लोहा का खोज होने से कृषि कार्य होने लगा। वहाँ से लेके अभी तक, मतलब वर्तमान में हम चल रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं संविधान लागू होने तक। ठीक है, इस काल को हम रखते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी का जन्म, मतलब ये सब जितना भी चीज़ें हैं ऐतिहासिक घटना, ये सब ऐतिहासिक काल में चलेगा, जो महाजनपद से लेकर अभी तक। इसमें लेखन शैली है तो है, यस, पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं। इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रमाण है। तो हमने पढ़ लिया प्राचीन इतिहास कालखंड के बारे में। एक बार और हम रिपीटेड कर देते हैं। प्राचीन इतिहास कालखंड के बारे में अगर पढ़ेंगे तो 3 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में मानव असभ्य और बर्बर स्थिति में था, इसमें पाषाण काल को रखेंगे। इसमें मानव लेखन शैली थी, नहीं थी, पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। आधैतिहासिक कालखंड वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो है परंतु पढ़ नहीं सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए इसमें रखेंगे ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। हमने लिख दिया लेखन शैली थी, पढ़ नहीं सकते थे। ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल आएगा। ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें लेखन शैली भी है और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। जैसे इसमें महाजनपद से लेके अभी तक के कालखंड को हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब आइए अगले चरणों में हम लोग देखेंगे कि क्या है। बस इतना ही आज के लिए सिलेबस है, इतना ही। पहले इसको याद कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि पाषाण काल को किस ऐतिहासिक काल में रखते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में। आधैतिहासिक काल में कौन कौन से कालखंड आता है, तो ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक है, ऐतिहासिक कालखंड में कौन सा चीज़ आता है, तो समझिए महाजनपद यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर अब वर्तमान में अभी तक के कालखंड को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक कालखंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। ठीक है, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, हम बनाएंगे।